जय हिंद आप सभी को। जैसा कि पता है कि बिहार बोर्ड ने भी अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर भेज दिया है, वो अपनी तैयारी पे लगे पड़े हैं, हम भी अपनी तैयारी पे लगे पड़े हैं। आपको वन शॉट और एमसीक्यू बार बार मिलते जा रहा है और साथ ही साथ आप भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हैं, तो उसी दौर उसी सिलसिला को अभी हम लोग लगातार तैयार रखते हैं। और मॉडल पेपर, जैसा कि पिछले वीडियो में भी कहा गया था कि हम लोग मॉडल पेपर के ऊपर डील करेंगे, और साथ ही साथ आप हम लोगों के साथ चेक करिए कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, क्योंकि ये जो पूरी सेट आता है जो बिहार बोर्ड भेजती है, वो एकदम इसी तरीके से बनाया जाता है कि आप जब एग्जाम में जाके बैठिए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी लिए आपको ये मॉडल पेपर दिया जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि इस पेपर में आपने अच्छा स्कोर कर लिया है, यहाँ पे आप सही स्टैंड कर रहे हैं, तो आप अच्छी तैयारी में चल रहे हैं। और अगर नहीं करना है तो आपको अभी बहुत पढ़ाई की ज़रूरत है, आपको एनसीईआरटी को बहुत डीपली थोड़ा सा रीड आउट करना होगा। उन सारे चीज़ों के साथ हम लोग मॉडल पेपर लेके आएंगे। मॉडल पेपर को 1 बाय 1 क्वेश्चंस को, उसके आंसर्स को देखेंगे, और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि आप लोगों ने भी शायद पूरे पेपर को बढ़िया से कर लिया है। ठीक है, पूरे पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ा है, मॉडल पेपर को भी देखा होगा, लेकिन अब ज़रूरत यह है कि उसको आप आंसर एक बार चेक कर लीजिए कि क्या वो सही आंसर था, क्या वो गलत आंसर था। तो उन सारे चीज़ को चेक करने के लिए आपको इस चैनल पे आना है, देखना है। और एक गुड न्यूज़ ये भी है कि पिछले वीडियो में आप जान ही रहे होंगे कि 5 जनवरी से हम लोग 12th का बैच शुरू कर रहे हैं, तो जितना जल्दी हो जाइए इसमें एनरोल होइए, क्योंकि इतना सुंदर ऑफर आपको फिर कहीं नहीं मिलेगा कि आपका 11th का रिवीजन भी आपको साथ साथ कराया जाएगा। टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आप लोग भी अपनी तैयारी को उतने ही तरीके से कर रहे हैं, एकदम समय का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं 12th के बच्चे। इसीलिए चलो पढ़ते हैं अब क्या तुम्हारा मॉडल पेपर का हर क्वेश्चन को डील करेंगे, उसके आंसर पे भी आएंगे। तो तुमको क्या देखने को मिलता है कि ये तकरीबन 138 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें 100 एमसीक्यू हैं। तो हम लोग पहले पूरे जो हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पूरा 100 का 100 एमसीक्यू को एक ही वीडियो में देखने के लिए जाएंगे। तो एक वीडियो में लगातार 100 वीडियो को एक बार चेक कर लो कि कितना सही और कितना गलत, और अगर जितना भी गलती हो रहा है उसको ठीक करने का ट्राई करो। तो पहला क्वेश्चन तुमको क्या देखने को मिलता है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये सारा कुछ पेपर पे आते हैं। क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। पुरातत्व मतलब क्या, आर्कोलॉजी। ठीक है, आर्कियोलॉजी के अंतर्गत कौन नहीं आता है, ये तुम्हारा प्रश्न है, ग्रीन कर लेते हैं। और अब ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। क्या अभिलेख होगा, तो इसमें पूछा गया कौन सा नहीं आता है। क्वेश्चन पे ध्यान देना, अंतर्गत नहीं आता है, और नहीं आने में क्या होगा, अभिलेख आता है, पुराना मंदिर आता है, सिक्के भी आते हैं। तो क्या नहीं आता है, तो साहित्य तुम्हारा नहीं आता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर तुमको देखने को मिलेगा। ये जो है ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, ये आर्कोलॉजी के अंदर तुम्हारा लिटरेचर नहीं आता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एनसीईआरटी में जब भी तुमको पढ़ाया जा रहा है, जब क्रैश कोर्स भी कराया जा रहा था, उसमें भी बार बार ये सवाल तुमको पूछा गया था कि हमको प्लग्ड फील्ड, जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो उसका राइट आंसर बी कालीबंगन, बी कालीबंगन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्लग्ड फील्ड हमेशा याद रखना, बी कालीबंगन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे आते हैं एक बारी। सिंधु घाटी निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। सिंपल सा सवाल है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमको पता चलेगा कि सोने का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, कर्नाटका साउथ वाले एरिया तुमको याद आता होगा। अच्छा, चांदी के बारे में भी तुम पढ़े हो, तुम तांबा के बारे में पढ़े हो, लेकिन तुमको पता है कि आयरन एज थोड़े देर बाद शुरू होगा, इसलिए किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर आयरन। अब ध्यान देखो क्या है, आखिरकार जब तुम पेपर करने के लिए जाओगे तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो जब इंसान पढ़ता है किस धातु का उपयोग, तो देखोगे सोना मार के आ जाओगे, नहीं, तुमको ध्यान देना है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उपयोग नहीं करते थे, तो उसका सीधा आंसर होगा डी नंबर लोहा आयरन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मेसोपोटामिया के लेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है। ये भी क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी से, सिंपल सा सवाल है। तो तुमको क्या देखने को मिलता है, मेलुहा। ठीक है, रेफर्ड लैंड ऑफ सी फ्रेयर और मेसोपोटामिया टैक्स। मेसोपोटामिया के एक टैक्स में हमें
नाविकों का देश किस जगह को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नाविकों का देश मेलुहा इसका राइट आंसर होगा, इसीलिए हम सी पे तुम्हारा टिक आउट करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पिक्टोग्राफी, चित्रात्मक तरीके से जो इनकी लेखन प्रक्रिया चलती थी उसमें सबसे लंबा हमको अगर किसी तरह का चिन्ह देखने को मिला है तो वो कितना मिला है? ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का सवाल है। क्या वो नंबर 6 है? तो बोलोगे नहीं सर 6 तो नहीं हो सकता है, इतना तो जो एक रीडिंग भी अगर किया है एनसीईआरटी का, एक रीडिंग भी जो किया है वो भी इसका सही आंसर बताएगा। 6 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, राइट आंसर डी 26 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर 26। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग 5 क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लिए हैं और फिर छठे नंबर पे बढ़ रहे हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम का रिपोर्ट कब आता है? अब देखो तुम्हें पता है कि कनिंघम का कंफ्यूजन एक टैक्स दिया हुआ है जिसमें कनिंघम का कंफ्यूजन तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा है, तो उसी जगह पे उसी के आसपास एक जिक्र हमें देखने को मिलता है कि हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम का रिपोर्ट कब आता है? तो रिपोर्ट तुम्हारा 1875 में आता है, इसलिए बी नंबर इसका राइट आंसर मान लेना। ठीक है, कनिंघम रिपोर्ट जो है याद रख लो, कनिंघम रिपोर्ट सीधा आंसर याद करो 1875। दूसरा ध्यान का बात क्या देखो कि ये सारे क्वेश्चन को बढ़िया से करते रहो। क्यों करते रहो? क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितना भी तुम्हारे यूट्यूब पे आ रहा है तुम ऐसे जो अपना टाइम वेस्ट करते हो उससे अच्छा है कि सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो। फिर क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, राजगीर किस महाजनपद का राजधानी था? तो राजगिरी का अगर बात किया जाता है तो राजगिरी का मतलब क्या है तुम्हें साफ साफ पता है, हम लोग बार बार के हर वीडियो में यही चीज का जिक्र किए हैं कि आखिरकार राजगिर का मतलब क्या है। लेकिन इसमें क्या है कि किस महाजनपद की राजधानी थी? तो तुम्हारा मगध इसका राइट आंसर होगा। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में देखोगे तो इसमें जिक्र किया गया कि क्यों मगध सबसे बड़ी महाजनपद बन पाई, उन्होंने क्यों राजगीर को अपना राजधानी चुना, इन सारे चीजों पे हम लोग बात किए हैं। अभी एमसीक्यू पे है, सीधा सवाल है राजगिर, तुम्हें पता है राजगीर का मतलब क्या? वन शॉट में देख लो, एमसीक्यू में देख लो, बार बार इस चैप्टर में जब ये कराया जा रहा था तो जिक्र किया गया है। तो तुमको क्या देखने को मिलता है? मगध इसका राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र किसने लिखा? क्या विष्णुगुप्त ने लिखा है, क्या चाणक्य ने लिखा है, क्या कौटिल्य ने लिखा है? तो तुमको क्या देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर जो भी है, तीनों में कुछ भी आए तो तुमको मारना क्या है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य सब एक ही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर कौटिल्य। मेगास्थनीज के बारे में याद रखना कि इनके दरबार में आया था, इनकी पुस्तिका क्या है। ठीक है, ये दो चीज तुम हमेशा याद रखना। हु रॉट अर्थशास्त्र, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, WROTE होगा। चलो उसमें तुम्हारा आंसर क्या होगा? कौटिल्य होगा। आगे बढ़ते हैं। 1944 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण में डायरेक्टर जनरल कौन था? 1944 एनसीईआरटी का फिर से एक छोटा सा सवाल तुम्हारे लिए, आंसर क्या होगा? व्हीलर भैया थे। ठीक है, याद रखना 1944 का जब जिक्र किया जाए तो उसमें याद रखना 1944 में व्हीलर भैया थे। तो व्हीलर कहाँ पे है? REM व्हीलर। ठीक है, REM व्हीलर, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल इन 1944। ठीक है, इंडिया में 1944 याद रखना, 1944 में व्हीलर हैं, याद रखो। अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा धम्म महामात्र, तुमको पता है धम्म महामात्र का काम क्या होता था? बुद्ध के आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाना। ये सिलसिला किनके द्वारा, ये कारवां किनके द्वारा शुरू किया गया? सेकंड चैप्टर में बार बार इस चीज का जिक्र किया गया है कि ये सब कुछ हमारे अशोक जी करा रहे थे, इसलिए इसका राइट आंसर तुम्हारा ए नंबर होगा, अशोक। देखो अगर तुम सच बताने का सबका आंसर सही सही दे रहे हो, अगर 10 में से अगर तुम्हारा लग रहा है कि 7, 9, 8 सही हो रहा है तो तुम सही जगह पे स्टैंड करो। अगर 9 से तुम्हारा कम सही हो रहा है तो तुम अभी और बहुत ज्यादा तुम्हें पढ़ाई की जरूरत है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ये एनसीईआरटी में भी सवाल है तुम्हारे, जब यहाँ पे टेस्ट हुआ है बार बार इस क्वेश्चन का जिक्र किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, और इसका राइट आंसर हरिसेन। तो ए नंबर हरिसेन है, इसका राइट आंसर ए नंबर ही होगा, हरिसेन। चलो जल्दी से टिक कर लेते हैं ए नंबर हरिसेन के ऊपर, बाकी की तरफ देखना ही नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति याद रखना किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त। इसका मतलब क्या होता है कि अपने बारे में बढ़ा चढ़ा करके बताना, और कौन लिखे इस पूरी रचना को? तो हरिसेन अंकल के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ो। तमिल संगम साहित्य में अनिमई किसे कहा गया है? अनिमई याद करो, एक प्लग्ड फील्ड के बारे में जो जिक्र किया गया था किसान और ये सारे कुछ में,
तो अनिमई जो तमिल का जो संगम साहित्य है इसमें किसका जिक्र देखने को मिलता है, दास का जिक्र के बदले क्या किया गया, अनिमई शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। पाली भाषा में गहपति किसे कहा गया था, पाली भाषा में गहपति किसे कहा गया था, क्या हलवाहा होगा तो नहीं, दास होगा नहीं, किसान इसका राइट आंसर होगा, इसलिए 13 का सी नंबर याद रख लेना। अब आते हैं 14 में, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल क्या है। अब देखो इसमें ना थोड़ा सा नंबर इधर उधर होता है, हम तुमको बार बार बता दें कि एमसीक्यू का सवाल जब भी तुमको देखने को मिलेगा तो इसमें तुमको थोड़ा नंबर परफेक्ट पे ना भी मिले तो उसके एक्यूरेट थोड़ा सामने जाकर के मार लेना। तो तुमको क्या देखने को मिलता है कि 275 से 315 नहीं होगा, और बी नंबर इसका राइट आंसर होगा 375 से लेके 415 ईस्वी, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या राइट आंसर मारोगे, तुम्हारा बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, सीधा वही सवाल है कि इंग्लिश में लिखा है व्हाट वाज द रीजन ऑफ समुद्रगुप्त II, तो तुम्हारा 375 से 415 इसका राइट आंसर होगा। चलो, हुज डॉटर व प्रवती गुप्ता, इनके बारे में तुम पढ़े हो कि लैंड ऑनर भी थी, ठीक है, ये भूमि दान के प्रक्रिया में भी हमें प्रवती गुप्ता देखने को मिलती है। थोड़ा लगता है कि फीमेल सेंट्रिक पे अगर जाओगे तो लगेगा नहीं, उनका फीमेल्स का कंडीशन अच्छा था, तो उसमें हमने प्रवती गुप्ता के बारे में पढ़े थे। अब ये सवाल है कि किसकी बेटी थी, ठीक है, ये किसकी पुत्री थी, किसकी, तो तुमको क्या देखने को मिलता है, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका राइट आंसर होगा। और अगर विक्रमादित्य भी रहे तो उसमें भी तुमको क्या कर देना है, लिख देना है तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो अभी जो हम लोग ऑप्शन पे आएंगे तो इस ऑप्शन में देखने को क्या मिलता है, चंद्रगुप्त 1 नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान देना। अब आते हैं, चीनी तीर्थयात्री फायान भारत कब आया था। ये भी देखो थोड़ा सवाल है, कहीं कहीं 4वीं शताब्दी देखने को मिलेगा, यहाँ 4वीं शताब्दी लिखा हुआ नहीं है, तो तुम एक काम करना, तुम 5वीं शताब्दी मार के आना, तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा। थोड़ा सा बिहार बोर्ड में तुमको प्रॉब्लम 1-2 एमसीक्यू पे ऐसा आएगा, लेकिन तुम बहुत करीबी को मार करके आना, क्योंकि मैक्सिमम जो बुद्धिस्ट के बहुत सारे टेक्स्ट में हमें देखने को मिला है कि वहां पे जिक्र 5वीं शताब्दी का किया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 5वीं शताब्दी होगा। 3री शताब्दी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट में बुद्धिस्ट के 5वीं शताब्दी का जिक्र किया गया है, इसीलिए इसमें तुम 5वीं शताब्दी ही मार करके आना। अच्छा, इसमें हो गया 5th सेंचुरी, सी नंबर हो जाएगा। चीन के महान दार्शनिक कौन थे, ग्रेट फिलोसफर ऑफ चाइना, ग्रेट फिलोसफर ऑफ चाइना कॉन्फ्यूशियस, बी नंबर कॉन्फ्यूशियस इसका राइट आंसर होगा। ऋग्वेद में, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ना, सबसे प्राचीनतम तुम्हारा जो ये देखने को मिलता है ऋग्वेद ग्रंथ, ठीक है। फिर तुम्हें पता है 4 वेद हैं, ऋग्वेद सबसे पुरानी, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है, याद रखो किस देवता की स्तुति है, बस इतना ही सवाल पूछा है, किनका ज्यादा है किनका कम है, ये सवाल नहीं है, सवाल सिर्फ है ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है। इसलिए दिमाग में ये मत भर लेना कि सारा आंसर को एक साथ ही लिख दो, पूरी जितना भी बात है सबको लिखने लगे कि हाँ अपने दिमाग में बैठा लिया कि इसमें पूछा गया सबसे ज्यादा बार किसका, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। सिंपल सवाल है ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है, अधिक दिमाग लगा के आंसर मत मारना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तुम्हारा सीधा आंसर क्या है कि ऋग्वेद में क्या अग्नि देवता थे, इंद्र भी देवता थे और सोम भी देवता थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। अधिक दिमाग मत लगाना, एमसीक्यू में बैठ करके दिमाग लगाओगे तो थोड़ा सा गलत तुमको देखने को मिलेगा। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी है, तो तक्षशिला तुम्हें क्या देखने को मिलता है, गंधार की राजधानी, इसका बी नंबर तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं तुम्हारे इस पे, यौधेय गणराज किस धातु के सिक्के जारी किया करते थे। तुम्हें पता है ये भी एनसीईआरटी में जिक्र किया गया था जब सिक्कों के बारे में बात हो रहा था, दूसरे या तीसरे चैप्टर में, शायद दूसरे ही चैप्टर में, जहाँ पे हम लोगों ने जिक्र किया था कि ये जो गणराज्य है वो तांबे, ठीक है, तांबे के धातु का सिक्का इस्तेमाल किया करते थे, तो इसका राइट आंसर तुम्हारा सी नंबर होगा। इंग्लिश में देख लो, विच मेटल कॉइन्स वाज इशूड बाय यौधेय रिपब्लिक्स, तो इसका सी कॉपर तुम्हारा राइट आंसर होगा। अशोक के ब्राह्मी शिलालेख का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया था, पूरा तो दूसरा चैप्टर में इन्हीं भैया के बारे में बात की है, वन शॉट में भी आके देखोगे तो वहां पे भी इसका जिक्र देखने को मिला है। और तुम अगर ऑप्शन में आओगे अशोक देखोगे तो तुम्हें नाम याद आएगा प्रियदर्शी, ठीक है, फिर याद आएगा कि प्रियदर्शी के बारे में कौन बता रहा था, तो वो थे भैया जेम्स प्रिसेप भाई साहब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, बी नंबर राइट आंसर होगा, जेम्स प्रिसेप इसका राइट आंसर होगा। सुदर्शन झील
अच्छा, सुदर्शन झील का मरम्मत क्यों हो रहा था, इस चीज को समझना, क्योंकि एग्रीकल्चर टैक्स बढ़ गया था। ठीक है, टैक्स जब इंक्रीज होगा तो जो तुम्हारे राजा है उनको एक काम करना होगा, उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूम कराना होगा, अधिक कराना होगा। जब एग्रीकल्चर अपना बहुत अधिक कराएंगे तो उसके लिए इनको क्या करना होगा, इरिगेशन फैसिलिटीज को सही करना होगा। तो इसके लिए इरिगेशन के लिए सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण शक शासक के द्वारा रुद्रदमन के द्वारा कराया गया है। तुम्हारे वो सोर्स में याद करो, इधर साइड एक सोर्स में लिखा हुआ है, स्रोत में लिखा हुआ है पूरा पूरी रुद्रदमन के बारे में। अब है कि ये जो हमको रुद्रदमन का जो शिलालेख मिला वो किस भाषा में मिला है, इसीलिए बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी को पूरा डीप रीडिंग करो। एक बार ही रीडिंग करने से नहीं होगा, उसको 2-3 बार पूरा पढ़ डालो। अभी इधर उधर मत कहीं जाना कि कोई किसी में घुस गए कि हाँ यही आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें बस एनसीईआरटी पे बहुत ध्यान देना है। इसलिए सारे क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर संस्कृत इसका राइट आंसर होगा। तुम्हारा 22 का सी नंबर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, इन विच लैंग्वेज, संस्कृत, सी नंबर। अच्छा, बुद्ध के बचपन का नाम, ये बार बार तुम्हारे क्वेश्चन में भी आया है, तो इसका सिद्धार्थ राइट आंसर होगा। डी नंबर सिद्धार्थ राइट आंसर होगा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, वहां पे पहले एक बार टिक कर लेते हैं हम लोग कि चाइल्डहुड नाम में क्या देखने को मिलता है, सिद्धार्थ राइट आंसर देखने को मिलता है। इसमें तुम्हारा डी नंबर राइट आंसर होगा, सिद्धार्थ। अब आते हैं ज्ञान की प्राप्ति। देखो अभी देखो हम लोग पहला चैप्टर देखे, दूसरा चैप्टर देखे। एक तरीका ये भी समझो कि अब तुम आइडेंटिफाई करो अपना बैठ करके हिस्ट्री में कि तुम्हें क्या लग रहा है कि कौन कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आइडेंटिफाई करना आप शुरू करो। अब आते हैं, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। हमारे जहाँ से क्लास चल रहा है बिहार, ठीक है, बिहार में कौन सा जगह है भैया, बोध गया। इतना तो हमको ऐसा उम्मीद है कि जो एक बार कुछ भी सुन लिया होगा ना कहीं पे भी, बचपन से लेकर आज तक कभी भी कोई पढ़ा भी होगा एक बार क्लास 6-7 में भी, तो उसको इतना याद होगा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और जो यहाँ के बच्चे हैं, जो पटना उटना के बच्चे तो कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि घूमने के लिए भी कभी बोध गया गए होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सांची स्तूप की खोज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये हम लोग 1 शॉट में किए भी हैं। सांची की जो खोज है वो 1818 ईस्वी में की गई है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सांची स्तूप डिस्कवर्ड इन 1818, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तुम याद होगा पहले कौन थे, पहले थे ऋषभदेव। 23वें कौन है, पारसनाथ, तो पारसनाथ नहीं। और 24वें कौन है, महावीर। तो महावीर तुम्हारा बी नंबर दिख रहा है, ये तो तुम्हारे 23वें, ये तुम्हारे प्रथम है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर महावीर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी। अल-बरूनी जो है वो अरबी भाषा में अपना किताब उल हिंद को लिखा है। अब सुनो, एक बात ध्यान से समझना, इसलिए बोल रहे हैं इस सारी चीजों को बहुत बारीकी से देखो अब, ठीक है, जितना ज्यादा देख सको इस सारे एमसीक्यू को ध्यान से देखो, क्योंकि क्वेश्चन एक नहीं बन सकता है। क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ दे कि किताब उल हिंद की रचना किसने की है, तो उसमें लिखना तुम अल-बरूनी ने की है। और है अभी सवाल क्या कि किस भाषा में की है, तो वो अरबी भाषा में की है। इसीलिए तुमको बिहार मॉडल सेट देता है ताकि तुम अपने तैयारी को समझ पाओ कि किस तरीके से पढ़ना है। अब आते हैं, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया। काजी मतलब समझ रहे हो, जज, ठीक है, न्याय तुम्हारा ये रहेगा। तो काजी जो है इब्न बतूता को किसने किया था, ठीक है। इब्न बतूता को कौन किए हैं, एमबीटी किए हैं, जिन्हें पागल शासक भी कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, ठीक है। तो एमबीटी इसका राइट आंसर होगा, बी नंबर मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं। हु अपॉइंटेड द इब्न बतूता टू काजी ऑफ दिल्ली, तो उसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, मोहम्मद बिन तुगलक। ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर, देखो यहाँ पे जो इतने भी आते थे घूमने फिरने के लिए, वो जाके अपना किताब भी लिखते थे। किताब का नाम क्या है, ट्रैवलर्स इन द मुगल एम्पायर। के लेखक कौन है, ठीक है, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं फ्रांसिस बर्नियर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर फ्रांसिस बर्नियर। अब याद कर लो, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, फ्रांसिस बर्नियर याद कर लो, ठीक है। ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन यूरोप यात्री भारत में ही बस गया। वाओ, इंडिया आया, इंडिया करके उसको इतना अच्छा लगा, इतना प्यारा इंडिया जो हम बोलते हैं आई लव माई इंडिया, ये भी आके बोला आई लव माई इंडिया, और वो फिर इंडिया में ही बस गया, बोला हम नहीं जाएंगे वापस यूरोप। वो कौन थे, तो वो मनुची थे। तो मनुची को हम लोग
आज भारत में रख लिए। ठीक है, ये भारत में अभी भी कहीं घूम फिर रहे होंगे मान लो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुची इसका राइट आंसर होगा। वही यूरोपीय भारतीय थे जो भारत आए और भारत इंडिया में ही आकर के कंप्लीटली रह गए। तो ये भैया का नाम क्या है? मनुची इनका नाम है, इसलिए नाम याद रखना, मनुची इसका राइट आंसर होगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप में हैं? ठीक है, किस देवता के रूप में उन्हें पूजा जाता था, जगन्नाथ को? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विष्णु इसका राइट आंसर तुमको देखने को मिलेगा, इसलिए बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तांत्रिक पूजा पद्धति, देखो ये सब कुछ एकदम बढ़िया से कर लो। तांत्रिक पूजा पद्धति देवी के रूप में पूजा किया जाता था, तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, इसलिए बोल रहे हैं सब कुछ ध्यान से देखना। इसका राइट आंसर ए होगा। हु वाज वर्शिप्ड इन द तांत्रिक वर्शिप? तो गॉडेसेस। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी स्त्री अलवार संत थी? ठीक है, तो अलवार संत के बारे में अगर बात किया जाए तो तुमको क्या देखने को मिलता है? अंडाल इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। वोमेन अलवार संत, तो इसका राइट आंसर अंडाल, याद कर लो, अंडाल इसका राइट आंसर है। स्त्री अलवार संत, अलवार संत में स्त्री आएगी तो वो तुम्हारा अंडाल उसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोजिशन, ठीक है, नयनार संतों की रचना, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोजिशन ऑफ नयनार संत क्या क्या है? एक तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए में है दिव्य प्रबंधम और दूसरा है तवरम। ठीक है, तवरम। और तुम्हारा ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, और सच बात है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए भी होगा, इसका राइट आंसर बी भी होगा, इसलिए हम लोग क्या सही करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, ए एंड बी दोनों है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 34 का सी नंबर इसका राइट आंसर तुमको देखने को मिलेगा। आते हैं 35 में। किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? ताजिका जो है ताजिकिस्तान से जो भी लोग आते थे उन्हें ताजिकिया कहा जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, ताजिकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मसेक कहा गया है? निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मसेक कहा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, निजामुद्दीन औलिया। अब देखो एक बात बता दें कि इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो 36 तक आते आते बहुत नंबर सही कर लिए होंगे। ठीक है, बहुत ऐसे होंगे जिनका गलत हुआ होगा। तुम ईमानदारी पूर्वक बताना अभी तक में, चलो 40 तक में बता देना कि कितना तुम्हारा सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। पेन पेपर लेके बैठो, लिखते चलो कि कितना सही है कितना गलत है तुम्हारा। आते हैं तुम्हारे 37 पे। खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया है? गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्रतीक का वर्णन किया है, इसलिए राइट आंसर इसका होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किससे नियुक्त किया? अंगद को नियुक्त किया। याद करना, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी अंगद को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी नंबर गुरु अंगद ही होगा। आगे बढ़ते हैं तुम्हारे क्वेश्चन में। गुरु अंगद, whom did the गुरु नानक मेक हिज सक्सेसर? गुरु अंगद। गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? क्वेश्चन घुमाने वाला है थोड़ा सा, लेकिन इसका भी राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। जो अंतिम जो संकलन है वो भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का उद्गम कब हुआ? वीर शैव मतलब समझ रहे हो कि शिव के वीर। ठीक है, ऐसा आइडियोलॉजी कब तुम्हारा उद्गम करता हुआ नजर आता है? तो वो नजर आता है 12वीं शताब्दी, इसका राइट आंसर होगा। 6वीं नहीं होगा, 9वीं नहीं होगा, 14वीं नहीं होगा, राइट आंसर सी नंबर 12वीं शताब्दी होगा। आगे बढ़ते हैं। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में कर दी थी। हरिहर बुक्का दोनों कौन है? दोनों ब्रदर हैं, दोनों भाई हैं। जो सवाल कहाँ से आया है भैया? ये वाला सवाल आया है विजयनगर एम्पायर से, मतलब विजयनगर एम्पायर इंपॉर्टेंट है, मतलब बुद्धा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मतलब जेम्स प्रीसेप्ट वाला चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट है, मतलब हड़प्पा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब यही है कि अब आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है। ये नहीं करें कि बाकी चैप्टर को छोड़ देना, क्योंकि तुम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो पेपर तुम्हारा कैसा आएगा। तुम्हें अपना तैयारी 100% कंफर्म रखना है, लेकिन इन सारे चैप्टर पे तुमको बहुत फोकस हो करके जब पढ़ने बैठोगे तो 40 बार कम से कम तुम रीडिंग करो कि तुम्हारा कितना नंबर आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। सुलभ राजवंश के शासन काल क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी तक। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य के राजवंश किसका था? अराविदु का था, तो इसका राइट आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर, अराविदु का था। तो अराविदु इनका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। किस युद्ध के बाद भैया? तालीकोटा युद्ध के बाद।
तो तुम इतना कर लो, तालिकोटा युद्ध का ईस्वी भी तुम हमको कम से कम बता दोगे कब हुआ था, कब नहीं हुआ था, किनके बीच हुआ था, और उसके बाद आराविडू ने अपना शासनकाल को स्थापित कर लिया। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। हम्पी की खोज किसने की थी? हम्पी वाला भी सवाल, अच्छा ये भी सवाल किससे है, विजयनगर से है। ये भी सवाल किससे है, विजयनगर से है। हम्पी की खोज मैकेंजे के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मैकेंजे होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1347। आगे चलो। अब्दुल रजाक किस देश का राजदूत था? अब्दुल रजाक जो है वो फारस देश का आया हुआ नागरिक, ठीक है, रजाक था। फारस राइट आंसर है, पर्सिया राइट आंसर है। अब्दुल रजाक जब भी बात किया जाए तो इसका राइट आंसर पर्सिया होगा, फारस होगा। विजयनगर, फिर से विजयनगर राजाओं को क्या कहा जाता था? कृष्णदेव राय, याद कर लेना। और मत घूमना कि नरपति सब में, तुम कृष्णदेव राय को याद करके बी नंबर इसका राइट आंसर मार देना। वो लोग अपने नामों के साथ राय लगाया करते थे, ठीक है। चलो, विजयनगर के संरक्षण देवता कौन थे? तो सी नंबर विरूपाक्ष होगा, लिख दे तो सी नंबर। जब तुम्हारा सवाल आया ऐसा कि संरक्षक देवता, ये भी विजयनगर का सवाल है, ठीक है, ये भी विजयनगर का सवाल है। संरक्षक देवता की जब भी बात किया जाए तो सी नंबर विरूपाक्ष इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो विजयनगर से कितना सवाल पूछा गया, इसको ध्यान से देखो। अब आते हैं, हु वाज द गार्डियन डीटी विरूपाक्ष? विजयनगर के विठल मंदिर किस देवता को समर्पित किया गया है? थोड़ी देर पहले का ही सवाल है, इसका राइट आंसर क्या होगा? विष्णु इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो विजयनगर में जो विठल मंदिर है, ठीक है, इसमें किस देवता को किया जाता है? तो विष्णु देवता को थोड़ा सा जिक्र किया गया है। अब आते हैं, ये भी देखो विजयनगर का सवाल है, ठीक है, ये भी विजयनगर का सवाल है। किसके द्वारा लिखा गया है? कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। कृष्णदेव राय के द्वारा ये किताब लिखा गया है, याद रखना। ये भी विजयनगर का ही सवाल है। किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप और महानवी डिब्बा, फिर देखो सवाल तुम्हारे पास कितना अच्छा आ रहा है। महानवी डिब्बा का जिक्र तुमको कहाँ देखने को मिलता है, किनके द्वारा कहा गया है महानवी डिब्बा को? संयुक्त रूप से विजय भवन किसने कहा है? तो वो कहने वाले हैं तुम्हारे डोमिनियो पेस। द विच फॉरेन ट्रैवलर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑडियंस हॉल एंड द महानबी डिब्बा एज अ हाउस ऑफ विक्ट्री? हाउस ऑफ विक्ट्री कहने वाले कौन है? डोमिंगो पेरिस, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। अकबरनामा में कितने खंडों में विभाजित किया गया है? चलो बहुत अच्छा सवाल है। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित किया गया है? इधर आ जाते हैं। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित किया गया है? तो अकबरनामा जो है वो तुम्हारा 3 खंडों में विभाजित किया गया। जब भी अकबरनामा का बात किया जाए तो इसमें तुम याद रखना अबुल फजल को भी, और ये इसमें भूल मत जाना, 5 मार देना। ये जो अकबरनामा है उसमें तुमको कभी भी पूछे तो हाउ मेनी पार्ट्स, तो तुम लिख के आना 3 पार्ट्स, ठीक है। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। जिन्स ए कामिल, ठीक है, जिन्स ए कामिल किस तरह के फसल को कहा जाता था? खरीफ और रबी, देखो ये दोनों नहीं होगा, याद रखना। ऐसे क्रॉप जिस कॉमर्शियल क्रॉप होता है जिससे हम लोग पैसा कमा सकते हैं उनको क्या बोला जाता था? जिस ए कामिल बोला जाता था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर नगदी फसल, मतलब कि कैश क्रॉप इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं बदले में दी गई जमीन को क्या कहते थे? देखो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, किसी को मारिश लगेगा, किसी को वतन लगेगा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? तुम्हारा ये दोनों इसका राइट आंसर है, इसलिए इसमें राइट आंसर डी आ जाएगा, ए और सी दोनों, ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में बात किया जा रहा है। किसानों को दस्तकारों के बदले सेवा में दी जाने वाली जमीन को हम लोग क्या बोलते थे? मीरास भी बोलते थे और वतन भी बोलते थे। मीरास भी बोलते थे, वतन भी बोलते थे, इसलिए बोथ ए एंड सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में आलू, टमाटर, तंबाकू लाने वाले कौन थे? पोर्तुगीज। तंबाकू याद रखो, पोर्तुगीज याद आ रहा होगा तुमको भी, तुम्हारे इस स्रोत में दिया हुआ सवाल है। तो क्या अफ्रीका नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, लैटिन अमेरिका नहीं, यूरोप इसका राइट आंसर होगा। तुम्हारा बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। वेयर डिड द पोटैटोज, टमेटोज एंड तंबाकू कम फ्रॉम इंडिया? यूरोप इसका राइट आंसर होगा। बादशाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है? बादशाहनामा जो है वो अबुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? अबुल हमीद लाहौरी, बी नंबर इसका राइट नंबर होगा। आलमगीर नामा जो है तुमको देखने को मिलता है, आलमगीर करके एक आदमी के बारे में बहुत जिक्र मिला है। औरंगजेब को ये आलमगीर करके पुकारा जाता था। तो ये किसने लिखवाया है? औरंगजेब ने लिखवाया है। अपने बारे में कहाँ लिखा है? आलमगीर, उन्हीं को कहा जाता था, इसलिए राइट आंसर इसका औरंगजेब होगा। याद रखो आलमगीर, ठीक है,
आलमगीर जो है औरंगजेब को कहते थे, इसलिए इसका राइट आंसर औरंगजेब होगा। किसने लिखवाया होगा? औरंगजेब नहीं लिखवाया होगा, याद रख लो, आलमगीर नामा औरंगजेब इसका राइट आंसर होगा। तुजुक ए बावरी किस भाषा में लिखी गई है? तुजुक ए बावरी तुर्की भाषा में लिखी गई है, इसलिए इसका राइट आंसर बी नंबर तुर्की होगा। आगे बढ़ते हैं। सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ होता है क्या है? यूनिवर्सल पीस होता है, ठीक है। अशोका के समय में तुम्हें देखने को मिलता है ये सारा कुछ कि हम लोग सब रिलीजन एक साथ रहें, टॉलरेंस जिसको बोलते हैं रिलीजियस टॉलरेंस, ताकि शांति बना रहे, इसलिए लोग क्या देखने को मिलता है? सुलह ए कुल का एक जिक्र किया जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग है यूनिवर्सल पीस, स्वाभाविक शांति। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? बाबर ने सबसे अंतिम में अगर दिल्ली सल्तनत चल रहा है तो लोधी वंश का चल रहा है। ऑप्शन देखो, नादिर शाह ना ना ना, हेमू नहीं सर, राणा संगा नहीं सर, इब्राहिम लोधी इसका राइट आंसर होगा। बी नंबर इसका राइट आंसर तुमको देखने को मिलेगा। याद रखो, बाबर आके इस्टेब्लिश कर रहा है मुगल एम्पायर, तो जो दिल्ली सल्तनत को खत्म करेगा उसमें लोधी वंश है, इतना तो थोड़ा मोड़ा याद होगा। तो इसलिए तुम्हारा क्या होगा? बादशाह डिफीट फर्स्ट बैटल पानीपत 1526, राइट आंसर इब्राहिम लोधी। अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना के कमांडर कौन था जो बाद में भारत का जनरल गवर्नर बन गया? तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री बुक 3 का पहला चैप्टर, ठीक है, पहला चैप्टर से ये सवाल है कि कॉर्नवालिस ऐसे इंसान थे जो वहाँ पे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में थे, फिर उसके बाद वहाँ हार के बाद उन्हें भारत का बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, याद करो। तो इसमें हम लोग बार बार इस चीज़ का जिक्र भी किए हैं, यही आकर के स्थायी बंदोबस्त जैसी प्रक्रिया को शुरू करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा तुम्हारा? ए नंबर कॉर्नवालिस होगा। आते हैं 62 नंबर पे। पांचवी रिपोर्ट में क्या क्या शामिल था? पांचवी रिपोर्ट में क्या क्या शामिल था? जमींदारों और रैयतों की अर्जियां था, कलेक्टरों का रिपोर्ट था, राजस्व विवरणों से संबंधित सैंकलिन तालिकाएं, ये भी था। तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा राइट आंसर? डी नंबर उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। फिफ्थ रिपोर्ट इंक्लूड ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये सारा कुछ इनमें था। रिपोर्ट ऑफ कलेक्टर्स, पॉलिटिशियंस ऑफ जमींदार राइट्स, स्टैट्यूटरी टेबल्स रिलेटिंग टू रेवेन्यू रिटर्न्स, ये सारा सवाल तुमको देखने को मिलता है, इसलिए डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ, आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, इसलिए राइट आंसर क्या है तुम्हारा? ए नंबर इसका राइट आंसर तुमको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हुज वर्क आनंद मठ बंकिम चंद्र। सूर्यास्त कानून किस पर लागू होता है? सूर्यास्त कानून जो है जमींदार के ऊपर लागू होता है। तुमको याद होगा कि सूर्य अस्त होने से पहले आपको अपना टैक्स जो है ब्रिटिश को दे देना है, अगर नहीं दे पाइएगा तो आपके संपत्ति का क्या होगा? नीलामी हो जाएगा, मतलब कि ऑक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमींदार इसका राइट आंसर होगा। सूर्यास्त कानून जो है वो जमींदार पर ही लागू किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। दामिनी कोह का सीमांकन कब हुआ? दामिनी कोह का डिमार्केट कब किया गया है इसको कि आपको इतना एरिया में टैक्स वगैरह देना होगा? वो 1832 में किया गया, इसलिए राइट आंसर इसका बी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में गृह युद्ध कब स्टार्ट हुआ? जब गृह युद्ध आएगा तो तुमको याद आता होगा कि एनसीईआरटी में कॉटन बूम करके, कपास की खेती जो अचानक से बूम की थी, अचानक से जो बढ़ी थी, वो कब बढ़ी थी? वो तुमको पता है 1861 के आसपास बढ़ी थी। क्यों बढ़ी थी? क्योंकि अमेरिका में क्या चल रहा था? सिविल वार चल रहा था। अमेरिका में गृह युद्ध होने के कारण कपास की खेती तुमको देखने को मिलती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर 1861 इसका राइट आंसर होगा। कपास की खेती जब बढ़ी 1861 में, रीजन क्या है? अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया था, इसलिए इसका राइट आंसर बी नंबर 1861 होगा। आगे बढ़ते हैं। दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश, देखो कब पेश हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको पेश कब किया गया, ये सवाल है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1878। यहां तुमसे थोड़ा सा गड़बड़ी होगा, इसलिए बोल रहे जब भी पेपर मिले थोड़ा समय लगाना। पूछा गया है कि कब पेश किया गया है, तो इसका राइट आंसर 1878 होगा। ये पेश 1878 में किया गया था। बहादुर शाह जफर ने 1857 का नेतृत्व कब किया? फिर से देखो, अब जब भी तुमको ऐसा बहुत इजी सवाल मिलेगा ना, लगेगा इसका आंसर ये होगा, लेकिन वो नहीं होगा। तुमको बता दे 10 मई को निकले थे ये लोग, ठीक है, और ये जो नेतृत्व संभाले थे वो 11 मई 1857 होगा। बहुत को लग रहा होगा 10 मई, लेकिन नहीं मारना, 11 मई 1857 इसका राइट आंसर होगा।
कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध, अब तुमको लग रहा होगा कुशासन का चार्ज लगा करके अवध को कब कब्जा कर लिया, तो बहुत को लगेगा 1805 में, ठीक है, लेकिन नहीं, अवध को जो एक्वायर किया गया वो 1856 में एक्वायर किया गया। अधिग्रहण जो है वो 1856 में किया गया, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर होगा। एक्वायर अवध को 1856 में किया गया था। याद करो उसके नवाब कौन थे वहां पे, ठीक है, तो ये सारा कुछ तुमको तुरंत याद आना चाहिए जब ये सारा क्वेश्चन आए कि वहाँ के नवाब कौन थे जब ऐसा एक्वायर चल रहा था। तो 1857 में के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अब देखो क्यों बोला जा रहा है, तुम्हारे लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करो जब तुम्हारे इसी के पीछे में एक पिक्चर बनाया गया है जिसमें दिखाया गया है तुम्हारे कैनिंग को थोड़ा सा पिक्चराइज करके, तुमको ये याद आ रहा होगा एनसीईआरटी में कि आप पपेट हैं, ठीक है, आप जिसको अच्छा बोल रहे हैं वो अच्छा नहीं है। तो ये सब कब हो रहा था, ये जब तुम्हारे 1857 का रिवोल्ट था, तो यहाँ पे जो थोड़ा सा भावना रख रहे थे कि नहीं इतना भी तरीके से मत मारो इंडियंस को, तो उस समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था जो ये सारा बात कर रहा था, वो कैनिंग था। तुमको पिक्चर में भी याद रहोगा कैनिंग को दर्शाया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज कैनिंग, इसका राइट आंसर होगा। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई, ठीक है, तो इसमें याद रखना सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में ये सारा कुछ किया गया और यही सब का नतीजा तुमको देखने को मिलता है 1857 का रिवोल्ट, ठीक है। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856 इसका राइट आंसर होगा। 1857 विद्रोह में फैजाबाद में डंका शाह के नाम से किसको जाना जाता था। अगेन स्रोत, ठीक है, सोर्स में तुम्हारा ये सवाल पूछा गया था, दिया हुआ था आखिरकार कि डंका शाह के नाम से मौलवी अहमदुल्लाह को जाना जाता था, ठीक है। डंका शाह फैजाबाद, अब याद रखना कि अगर पूछ दे तुमसे सवाल कि डंका शाह कहाँ से रिलेटेड है तो याद रखना फैजाबाद। डंका शाह के नाम से किनको जाना जाता है तो मौलवी अहमदुल्लाह को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेज ने फांसी पर लटका दिया। नाना साहेब नेपाल चले गए थे, कुंवर सिंह डेथ हो गए थे, तात्या तोपे इसका राइट आंसर होगा। लक्ष्मीबाई के बारे में तो सबको जानते ही हो कि ब्रिटिश अधिकारी भी बोला था कि ऐसी लेडीज मुझे कहीं देखने को नहीं मिली, ऐसी वॉरियर हमको कहीं देखने को नहीं मिली जो रानी लक्ष्मीबाई में देखने को मिली। तो आखिरकार फांसी जो है वो तात्या तोपे को ही देखने को मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम दिया गया। कौन बोलता है कि ये हिंदू मुस्लिम जो है तुम्हारा रिवोल्ट ऑफ 1857 रिजल्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, ये कहने वाले कौन है, जेम्स आउटरैम है, ठीक है, जेम्स आउटरैम इसका राइट आंसर होगा। याद रखो हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी से कभी भी सवाल आए तो उसमें जेम्स आउटरैम मार देना। अब सवाल है 1857 के क्रांति का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। अब याद आ रहा होगा क्लास, तुमको तत्कालीन कारण, तुमको सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, हर चीज के बारे में वर्णन किया गया था, लेकिन सवाल है यहाँ तत्कालीन कारण के ऊपर। इमीडिएट काउज क्या है। इमीडिएट काउज यही था कि चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल किया जा रहा था और लोगों को लगा कि उनकी धर्म खतरे में है और लोग धर्म के नाम पे गर्म होना शुरू हो गए और फिर फाइनली तुमको विद्रोह देखने को मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर तुम्हारा ग्रीस कार्टेस, क्योंकि पूछा गया इमीडिएट काउज, सोशल काउज, पॉलिटिकल काउज, मिलिट्री काउज, एडमिनिस्ट्रेटिव काउज, इकोनॉमिक्स काउज, ये सबके बाद तुम पढ़े थे इमीडिएट काउज। तो इमीडिएट काउज में हम लोग बात किए थे क्योंकि ये लोग कारतेज में जो है कारतूस में जो है चर्बियों का इस्तेमाल करने लगे थे, इसलिए लोग क्या करने लग गए, विद्रोह करते हुए नजर आए थे। आगे बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया याद रखो, बहुत को कंफ्यूजन हो रहा है, ये बार बार सवाल पूछा भी गया है, हम लोग शायद पिछले भी तुम्हारे सेंटअप के भी क्वेश्चन पे बात किए थे। राइट आंसर इसका बी नंबर बॉम्बे होगा। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया था। तुमको याद होगा 1881 में जनगणना हुआ है, लेकिन पहला प्रयास पूछा जो सफल नहीं हो पाया अच्छी तरीके से, वो तुमको क्या देखने को मिलता है 1872 इसका राइट आंसर होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीछे आ गए हैं, जल्दी से आगे चलते हैं। कहाँ तक हो गया था हम लोगों का, हम लोग का कहाँ तक हो गया है, चलो यहाँ तक तो हो गया, चलो यहाँ तक ये पूरा कर लिए हम लोग। आउटरैम भी कर लिए और हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया देख लिए। यहाँ पे हम लोग बात की पहली बार जनगणना तुमको क्या देखने को मिलता है 1872 में कराया गया था। सवाल है 1878 का सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई थी।
1878 में जो सर्वे कराया गया था वो इसलिए कराया गया था ताकि यहाँ का नक्शा को तैयार किया जा सके, ठीक है, भारत का नक्शा उक्सा बनाने के थोड़े हेल्पफुल के लिए कि कौन सा एरिया चाइना इधर वाले डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए टू प्रिपेयर अ मैप, इसके लिए क्या कराया गया, सर्वे ऑफ इंडिया 1878 इस्टेब्लिश कराया गया था, सिर्फ और सिर्फ मैप को बनाने के लिए, नक्शा को तैयार करने के लिए सारा कुछ कराया गया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये भी बात किए थे हम लोग कि जब वो यहाँ आते हैं तो सबसे पहले वो किनसे मिलते हैं, वो मिलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले से, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर होगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर में, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पे की थी, तो साबरमती आश्रम जो है वो गुजरात, ठीक है, अहमदाबाद में स्टैब्लिश करते हैं, राइट आंसर गांधी जी स्टैब्लिश साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद गुजरात शहर में तुमको देखने को मिलता है। 81 में तुमको क्या देखने को मिलता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट कब हुआ है, याद रखो सूरत पैक्ट में स्प्लिट होती है कांग्रेस, और ये लखनऊ पैक्ट में कब होता है तुम्हारा, गांधी जी के आने के ठीक 1 साल के बाद लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में कराया जाता है, जिसमें सबको यूनाइट होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा 1916। अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ है, कपड़ा में आंदोलन जो है तुमको क्या देखने को मिलता है 1918, इसका राइट आंसर होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 1990 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष तुम्हारे गांधी जी थे, शौकत अली दोनों मिलके किसके पास आए थे, गांधी जी के पास आए थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा गांधी जी। आगे बढ़ते हैं 84 में, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया, गांधी जी जो है वो असहयोग आंदोलन बहुत जगह अलग अलग सवाल तुमको देखने को मिलता है, कहीं कहीं सितंबर भी लिखा है, कहीं कहीं अगस्त भी लिखा है, लेकिन तुम्हारा राइट आंसर अगस्त 1920 होगा, याद रखना अगस्त 1920 होगा, सितंबर नहीं होगा, अगस्त ही तुमको ऑफिशियल भी यही सही किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं थे, याद करो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय इंक्लूड नहीं थे, एक भी भारतीय नहीं थे, तो इसलिए तुम्हारे ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, तो तुम्हारा इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। 86 नंबर पे आते हैं, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये, लाहौर में तुमको देखने को मिलता है, सबसे पहली बार जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कराया गया, तो लाहौर इसका राइट आंसर होगा। गांधी इरविन समझौता मार्च 1931, गांधी इरविन समझौता याद रखना सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले, क्योंकि प्रथम सक्सेसफुल नहीं हुआ था इसलिए गांधी इरविन समझौता कराया गया है, सी नंबर इसका तुम्हारा राइट आंसर होगा मार्च 1931। अंग्रेजों ने के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी कहाँ से बिलोंग करती थी, तो वो नागालैंड से बिलोंग करती थी, राइट आंसर तुम्हारा बी नंबर नागालैंड होगा। सांप्रदायिक पंचतांग, ठीक है, जिसको तुम कॉमनियल अवार्ड बोलते हो, वो कब आया है, तो फिर से ये सवाल तुमको अलग अलग जगह अलग देखने को मिलता है, लेकिन इसका राइट आंसर अगस्त 1932 इसका राइट आंसर माना जाएगा। फिर बढ़ते हैं 7 अगस्त 1942 में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया है, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो गांधी जी के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है, ये भी तुम्हारा जो तुम्हारे महात्मा गांधी वाले चैप्टर से सारा सवाल आया है। हु प्रेजेंटेड क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, ठीक है, बॉम्बे में, तो ये तुम्हारे गांधी जी इसका राइट आंसर बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अध्यक्षता कहाँ से की थी, तो वो सिंगापुर में स्थापित करते हैं, ये सारा कुछ तुम्हारा सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत अस्थायी सरकार सिंगापुर इसका राइट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, वेबल नहीं थे, इसका राइट आंसर डी नंबर होगा वेबल। आगे बढ़ते हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर वो पूरा कर लेना अपने बढ़िया तरीके से ताकि तुम्हारे एग्जाम में अच्छा नंबर आए, इसका आंसर होगा वेबल। आगे बढ़ते हैं, 19 कैमरन एटली ने घोषणा कब किया कि हम लोग भारत छोड़ के जून 1948 में चले जाएंगे, ये घोषणा वो फरवरी 1947 में करते हैं, याद रखना एटली जी लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे, उसके बाद ये फरवरी 1947 में ये घोषणा करते हैं कि जून 1948 होते होते तक हम लोग यहाँ का खाली कर देंगे। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम है, इसमें राइट आंसर माना जाएगा डी नंबर कैबिनेट मिशन योजना के तहत माना गया है क्या कि भारत का विभाजन किया गया था। संविधान सभा की पहली अध्यक्षता कौन थे, नॉन परमानेंट, ठीक है, परमानेंट नहीं थे, टेम्प्रोरी लेवल पे किनको अध्यक्ष बनाया गया था, तो तुमको याद होगा सच्चिदानंद सिन्हा बहुत ज़्यादा सीनियर मोस्ट आदमी थे, इसीलिए इनको बनाया गया था, बी नंबर इसका राइट आंसर तुमको देखने को मिलता है। फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसाइड ऑफिसर यही थे,
ऑफिसर, क्योंकि बड़े थे इसलिए इनको बनाया गया था। उसके बाद में अगर तुम पूछा जाए तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड, संविधान सभा कब पूरा हो गया, संविधान बन के तैयार कब पूरी हो गया, तो 1949 में ये कंप्लीट हो चुका था, नवंबर 1949 में, इसलिए राइट आंसर इसका डी होगा। आते हैं हिंदी को राष्ट्र भाषा, धुलेवेर, ठीक है, इसमें सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब 98 एक सवाल है, अंतरिम सरकार के गृह मंत्री कौन थे जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, तो वो वल्लभ भाई पटेल तुमको राइट आंसर देखने को मिलते हैं। 99 और 100 फिर तुम्हारा पूरी मॉडल पेपर खत्म। 99 और 100 में वो क्या देखने को मिलता है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर किनके द्वारा लिखा जा रहा है, तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर तुमको देखने को मिलेगा। 100 में बहुत अच्छा सवाल है, सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते थे, सीमांत गांधी के रूप में तुमको क्या देखने को मिलते हैं, अबुल गफर खां, ठीक है, हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी, अबुल गफर खां इसका राइट आंसर होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब तुम्हारा काम यह है कि पूरी 100 क्वेश्चंस में तुमसे कितना सही हुआ, ईमानदारी पूर्वक तुम कमेंट में आकर बताओ कि तुम्हारा सच में कितना सही हुआ है, ठीक है। अपने आप का बस एक मिरर है जो तुम देखने वाले हो, कुछ गलत मत बताना, थोड़ा सा ईमानदारी रखना हमारे साथ, क्योंकि हम लोग आपको ईमानदारी के साथ ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 100 में तुम्हारा कितना सही हुआ, तुम जो नंबरिंग बनाए हो कितना सही हुआ, इसको पूरी देख लेना। यही सबके साथ तुमको थैंक यू।